हेलो। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि इस साल से फिर से आपके सिलेबस में आ गया है और इसका वेटेज सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस में भी काफ़ी अच्छा है। और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस इसमें इमेजिनरी कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, अपने कुछ सोचने की शक्ति आपको चाहिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन और चैप्टर आपके हाथों में बस। हाँ, आपको अगर ये लेक्चर हिंदी में सुनना है तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा होगा कि anything which is present around us which has a mass and occupies space, दुनिया में हर वो चीज़ जो हमारे आसपास मौजूद है जिसका अपना कोई ना कोई वजन होता है और रखने पे स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे हम कहते हैं मैटर। और मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड आर अनेबल टू मूव। दे कैन ओनली वाइब्रेट along their एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड स्टेट कैसे स्टेट्स होते हैं। ऐसे स्टेट बच्चों जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि बहुत पास होते हैं। अगर वो पार्टिकल्स, मैंने जूम आउट किया वो फिगर है, अगर मैं बहुत ज़्यादा पास पार्टिकल्स को अरेंज करूँगा तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस, वो बहुत कम होगा। इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लो इन सॉलिड। और बच्चों अगर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा मतलब इन पार्टिकल्स के आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा। मतलब यही पार्टिकल्स एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। और एक और बात बच्चों, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपने पोजीशन पे ही रहते हैं। मतलब सॉलिड में पार्टिकल्स ये नहीं कि रैंडमली पूरे में घूम रहे हैं, बल्कि वो एक फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। बस ये होता है कि ये सिर्फ अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। मतलब ये अपने पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, जस्ट लाइक पेंडुलम। अगर ये है तो ये पार्टिकल अपने पोजीशन पे कभी एक बार इधर जाएंगे तो एक बार इधर जाएंगे, लेकिन ये अपने पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट के बारे में। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स। जो सॉलिड स्टेट्स हैं इनके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या गुण है। सबसे पहले दे हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। मतलब सॉलिड्स का जो शेप होता है, आकार होता है, वो फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। और इनका जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो भी फिक्स्ड होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक सॉलिड है उसे आप किसी भी प्लेस पे आप उसे ले आके प्लेस कर दीजिए, उसे रख दीजिए, आप उसे किसी भी प्लेस पे रखेंगे उसका वही आकार रहेगा। वो आकार में उसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। और दूसरी बात बच्चों, अगर आप सॉलिड को किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो ये अपना पर्सनल जो इसका वॉल्यूम होगा वो उस वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करेगा, ये कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। सेकंड हम बात करेंगे सॉलिड की डेंसिटी जो होती है बच्चों लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। दे हैव हाई डेंसिटीज एंड आर इनकंप्रेसिबल। सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता, इसको पिचकाया नहीं जा सकता। सॉलिड के ऊपर आप दबाव लगा दें कितना मर्जी, लेकिन इसको और ज्यादा आप कंप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, हमने कहा था कि सॉलिड में बच्चों पार्टिकल्स बहुत पास होंगे। अगर पार्टिकल्स पास होंगे तो उनके ऊपर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वो काफी स्ट्रांग होगा। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग इन सॉलिड। एंड द फोर्थ बच्चों, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होते हैं वो काफी शॉर्ट होंगे। सॉलिड्स के अंदर देखिए मैंने कहा पार्टिकल्स अगर काफी पास है, वो अरेंजमेंट उनका बहुत पास है, तो उनके बीच में एम्प्टी स्पेस नहीं होगा। अगर उनके बीच में एम्प्टी स्पेस नहीं है बच्चों मतलब पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड हैं। एंड द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव fixed position and can only oscillate about their mean position। बच्चों सॉलिड्स जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने फिक्स्ड पोजीशन पे ही रहते हैं, अपने पोजीशन को नहीं छोड़ते, बस वो अपने पोजीशन पे से वाइब्रेट करते हैं। मतलब दूसरे सॉलिड एक दूसरे को कोलाइड करते हैं वाइब्रेशन के थ्रू बस। तो आइए बच्चों अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया बच्चों 2 कैटेगरीज में, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। किस बेस पे किया गया क्लासिफाई? इनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे ये बने होते हैं, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स जो मिलकर इनका निर्माण करते हैं, उनके अरेंजमेंट के बेस पे इनको 2 पार्ट में रखा गया। फर्स्ट को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड को हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। और आप इस फिगर में देख भी पा रहे हैं
कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो डेफिनिट पैटर्न में होते हैं, मतलब वो फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं। उनकी एक निश्चित आकार ज्यामिति आपको देखने को मिल रही है, एक ऑर्डर देखने को मिल रहा है कि हाँ सारे के सारे एक ऑर्डर में हैं। बट जो एमार्फस सॉलिड होता है बच्चों, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनका जो ऑर्डर होता है रैंडम ऑर्डर होता है, मतलब इनडेफिनिट ऑर्डर होता है, इनका ऑर्डर फिक्स्ड नहीं होता है। यहाँ पे देखिए रैंडमली अरेंज्ड है पार्टिकल, तो अगर पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड होंगे उसको बोलेंगे एमॉर्फस, और अगर पार्टिकल्स एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में अगले डिफरेंस क्या होंगे। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक Na+ जो आयन होगा, फिर उसके बाद Cl- आयन, तो ऐसा ऑर्डर एक लंबी श्रृंखला में आपको दिखाई देगा, एक लंबी चेन में दिखाई देगा, ऐसा रिपीटेशन होता रहता है, तो इसी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि एक डेफिनिट शेप, डेफिनिट ज्योमेट्री होता है, डेफिनिट अरेंजमेंट होता है, और वो अरेंजमेंट अपने आप को बार बार रिपीट करता है, लंबे ऑर्डर में रिपीट करता है, लंबे टाइम्स, लॉन्ग नंबर ऑफ टाइम्स। वेयर एज एमार्फस सॉलिड में क्या होता है बच्चों, इसमें तो वैसे कोई डेफिनिट ज्योमेट्री होती नहीं है, और अगर जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी डेफिनिट ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी भी तो वो भी बस कुछ और दूरी तक होगी, शॉर्ट रेंज तक होगी। उसके बाद आप देखेंगे तो रैंडमनेस होगा, फिर अलग अलग शेप के दिखाई देंगे पार्टिकल्स। तो मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एमार्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो बच्चों जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट डेफिनिट होने की वजह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स, जबकि एमार्फस सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड्स ना कह के स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। इसको हम लोग स्यूडो सॉलिड मतलब फॉल्स सॉलिड, ये झूठे सॉलिड हैं, ये दिखने में सॉलिड की तरह होते हैं लेकिन इनके पास टेंडेंसी होती है बच्चों फ्लो करने की, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। अब देखिए दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें याद रखेंगे एमार्फस सॉलिड के बारे में। देखिए ग्लास जो होता है वो एमार्फस सॉलिड का एग्जाम्पल होता है, तो अगर आपके घरों में विंडो पैन जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियां जिसमें शीशे लगे होते हैं, आप उसको कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद आप देखेंगे तो ऊपर से वो पतला हो जाएगा और बॉटम पे वो मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से कुछ ग्लास के जो पार्टिकल्स थे वो फ्लो करके नीचे आ जाते हैं, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। तो एक्चुअल में है तो सॉलिड लेकिन लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी होने की वजह से दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। और सेकंड बात बच्चों, कुछ समय के बाद जो एमार्फस सॉलिड्स होते हैं हीट करने पे, अगर हम इसको कॉन्स्टेंटली हीट करते रहते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। इसी की वजह से जो पुराने, जो प्राचीनतम ग्लास होते हैं वो क्लाउडी नजर आते हैं, धुंधले नजर आते हैं। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे मेल्टिंग के बेस पे क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होगा। याद रखेंगे आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प होता है, शार्प, शार्प का मतलब फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। मतलब कि अगर कोई एक सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होगा वो उसी टेम्परेचर पे लिक्विफाइड होगा, उसी टेम्परेचर पे सॉफ्ट होगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। लेकिन एमार्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता बल्कि एक वाइड रेंज होता है उसका। वाइड रेंज होने का मतलब होता है बच्चों ये कि जो एमार्फस सॉलिड्स होते हैं वो पहले धीरे धीरे सॉफ्ट होते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए रबड़ है, रबड़ का कोई टायर आप लेते हैं तो उसको गर्म करेंगे वो धीरे धीरे पिघलेगा, एक साथ पूरा नहीं पिघलेगा, धीरे धीरे सॉफ्ट होगा। और बच्चों यही प्रॉपर्टी है कि हम एमार्फस सॉलिड का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को ढालने के लिए, किसी और शेप देने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट, जैसे हम प्लास्टिक के और बर्तन बनाते हैं या प्लास्टिक के, अगर मान लीजिए हम चेयर वगैरह बनाते हैं तो हम प्लास्टिक को पहले मेल्ट कराते हैं, वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। जैसे सॉफ्ट होता है हम उसको अपने इच्छा अनुसार, अपने डिज़ायर्ड के अनुसार उसको हम शेप दे सकते हैं। तो ये आपको याद रहेगा। अब अगर हम एक ग्राफ देखते हैं बच्चों, तो ये देखिए, ये जो ग्राफ इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इसका स्लोप जहाँ पे ये पॉइंट 0 से O की तरफ जा रहा था तो ये एक स्लोप स्ट्रेट लाइन दिख रहा था। इसके बाद यहाँ पे ये रुका हुआ है, ठहर गया। इसका मतलब जहाँ पे ये स्टॉपिंग फेज में आपको ये दिख रहा है A से B या B से B या B से C, इसमें स्टेट चेंज हो रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है स्टेट चेंज को। तो आप समझ पाइए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे देखिए स्टेट चेंज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड है तो सॉलिड से वो लिक्विड में चला गया B में, और फिर इस टेम्परेचर पे ये क्या हो गया, ये लिक्विड से गैस स्टेट में। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही स्टेट चेंज होता है।
और एग्जाम्पल्स देखेंगे अगर आप तो एमार्फस सॉलिड के एग्जाम्पल ग्लास, वैक्स, रबड़ और प्लास्टिक, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल में बच्चों क्या आएंगे, इसके एग्जाम्पल में जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स हैं, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, या जो आयनिक सॉलिड्स में जैसे बच्चों जो आयंस वाले फॉर्म में आते हैं, नमक NaCl हो गया, या जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, अब हम बात करेंगे क्लीवेज प्रॉपर्टी के बेस पे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाइफ लिया हुआ है, अगर मैं इससे कट करूँगा तो जो मुझे दो नए पीसेस मिलेंगे वो दोनों स्मूथ होंगे, प्लेन होंगे। यहाँ पे देखिए दोनों एकदम स्मूथ पे आपको मिलेंगे, एकदम प्लेन मिलेंगे, चिकने मिलेंगे। जबकि अगर मैं एमार्फस सॉलिड को किसी शार्प नाइफ से कट करूंगा तो मुझे दो पीसेस मिलेंगे, वो उसके जो शेप्स होंगे वो इरेगुलर शेप में होंगे, रेगुलर ना हो के मतलब वो खुरदरे टाइप के शेप में होंगे। तो ये डिफरेंस होता है क्लीवेज प्रॉपर्टी के बेस पे क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड्स में। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारी लास्ट टॉपिक जिसके बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स को, और वो है आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे आइसोट्रॉपी या एनआइसोट्रॉपी होता क्या है। अगर आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखा होगा तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है एक डेफिनिट वे में होता है। मतलब अगर एक पॉजिटिव कैटायन है उसके बाद एनायन, फिर कैटायन एनायन, ऐसा लॉन्ग रेंज ऑर्डर चलता रहता है। तो अगर मैं इसमें कोई भी दो डायरेक्शन लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे दो लाइनें ली, एक आपका हो गया L और सेकंड आपका हो गया M, तो अगर मैं इसमें कोई भी दो लाइनें लूंगा तो मैं देखूंगा इन दोनों लाइन के दोनों साइड में क्या अरेंजमेंट मुझे मिलता है। तो देखिए जो आपका लाइन 1 है बच्चों, इसमें आप देखेंगे तो आपका जो अरेंजमेंट मिला है वो अल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। जबकि जो सेकंड लाइन मेरी है बच्चों, ये वाली M वाली लाइन, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जो अरेंजमेंट दिखाई देगा वो एक जैसा है। मतलब एक साइड सारे माइनस वाले और एक साइड सारे प्लस वाले। मतलब कि जो मैंने दो अलग अलग डायरेक्शंस में अगर मैंने देखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, तो मुझे पार्टिकल्स का डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहा है। और अगर डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे बच्चों तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यूज देगा वो भी डिफरेंट देता है। इसे हम लोग बोलते हैं एनआइसोट्रॉपी। तो ये आपको समझ में आ गया। दे आर एनआइसोट्रॉपी इन नेचर, सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोज डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर्ड अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन। वेयरएज अगर मैं बात करूं एमॉर्फस सॉलिड्स की, तो एमॉर्फस सॉलिड्स में चूंकि अरेंजमेंट रैंडमली होता है, रैंडमनेस वहां देखने को मिलता है आपको, तो इस कंडीशन में मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊंगा मुझे रैंडमनेस ही दिखाई देगा। इसका मतलब आपको हर डायरेक्शन में सेम अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का। अगर पार्टिकल्स का सेम अरेंजमेंट होगा तो जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी आपको सेम देखने को मिलेगी अलॉन्ग ऑल द डायरेक्शन। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।